नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका क्या है और जियोग्राफिकली ये कहां पे स्थित है, इसको पॉइंट आउट कीजिए। तो कोई कहेगा कि अमेरिका तो एक देश है जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरे नाम से जानते हैं और ये एक काफ़ी पॉपुलर देश है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है और काफ़ी पावरफुल भी है। तो सामान्यतः हम इसको ही अमेरिका कह देते हैं और ये नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे स्थित है। तो इस बात का ये जवाब जो है ये काफ़ी हद तक ठीक है। कोई कहेगा कि अमेरिका नाम से तो दो महाद्वीप हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये बात भी ठीक है। कोई कहेगा कि लैटिन अमेरिका भी एक क्षेत्र है, कोई कहेगा सेंट्रल अमेरिका भी एक क्षेत्र है। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अमेरिका शब्द अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जब तक उसके पीछे कोई प्रीफिक्स ना लगाया जाए तब तक आप उसको क्लियरली ये नहीं समझ सकते कि मैं कौन से अमेरिका की बात कर रहा हूँ। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ या साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ और इन क्षेत्रों में डिफरेंस क्या है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। मैं कहूं कि नॉर्थ अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका, तो आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए, इमेज बननी चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका कौन सा हिस्सा है और नॉर्दर्न अमेरिका कौन सा क्षेत्र है। मैं कहूं सेंट्रल अमेरिका, तो आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रल अमेरिका कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन से देश उसके अंदर शामिल हैं। मैं कहूं कैरिबियन क्षेत्र, कैरिबियन अमेरिकन क्षेत्र कौन सा है, तो आपके मन में क्लियर होना चाहिए। मैं कहूं कैरिबियन क्षेत्र में भी वेस्ट इंडीज की जो फेडरेशन है वो तो भी क्लियर होना चाहिए। लैटिन अमेरिका जो कि एक बहुत बड़ी जियोग्राफिकल टर्म है, ये कौन से क्षेत्रों को कहा जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में क्या डिफरेंस है, इनकी जियोग्राफी कहां कहां तक आती है, कौन कौन से देश इनके अंदर शामिल हैं, उन सभी की हम इस वीडियो में बात करेंगे और इनके अंदर जियोग्राफिकल जो डिफरेंसेस हैं उनको हम समझेंगे। इनके अंदर बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं, उनकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ जियोग्राफिकल लोकेशंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। और एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि इन सभी क्षेत्रों के नाम के आगे जो अमेरिका लग रहा है वो अमेरिका शब्द आया कहां से, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात पता होगी कि क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक व्यक्ति जो कि इटली से बिलोंग करता था और उसने स्पेन से जाके फंड मांगा था, पैसा मांगा था और स्पेन ने उसको पैसा दिया था किस चीज के लिए, कि जाओ एशिया की खोज करो। तो उसने एशिया के लिए जो समुद्री रास्ते खोजने के लिए एक यात्रा करी थी 1492 में, और 1492 से लेके 1504 के बीच में उसने 4 यात्राएं करी थी। ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्राएं थी, ये यात्राएं इसको कहां लेके जाती हैं, ये इसको लेके जाती हैं अमेरिकी महाद्वीप में। लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि ये अमेरिकी महाद्वीप में नहीं, जो कि पता ही नहीं था कि ऐसा नाम का कोई महाद्वीप है, ऐसा कोई है। इसको लगा कि ये एशिया पहुंच चुका है। ये पहुंचा था अमेरिका, लेकिन इसको लगा था कि ये एशिया पहुंच चुका है और ये यहाँ पे जाके वापस आ गया। लेकिन उसी दौरान आपको पता है कि एशिया के लिए एक नया रास्ता खोज दिया था वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा था। तो उसके बाद क्या होता है कि पुर्तगाल और स्पेन को ये बात क्लियर करनी होती है कि जहां पे कोलंबस पहुंचा वो कौन सी जगह है। तो इसलिए एक और व्यक्ति को अमेरिका की यात्रा के लिए भेजा गया और इस व्यक्ति का नाम था अमेरिगो वेस्पुची। ये 1497-98 में एक यात्रा करता है। इसने कई यात्राएं करी, उसमें जो यात्रा करता है उससे ये इस नतीजे पे पहुंचता है कि कोलंबस जहां पे पहुंचा वो एशिया नहीं है बल्कि एक नई दुनिया है। और वो नई दुनिया जो है वो यूरोपियंस को पहले पता ही नहीं थी। हालांकि यूरोपियंस पहले के समय पे वहां पे पहुंच चुके थे, जो स्कैंडिनेवियंस के जो नॉर्मेडिक थे, नॉर्वेनियन लोग थे, वो पहुंच चुके थे, लेकिन उसका पता यूरोपियंस को जर्नली नहीं था। तो अमेरिगो वेस्पुची ने जब ये बात बताई कि ये एक नई जगह है तो इस जगह का नामांकन भी करना था, तो इसी व्यक्ति के नाम पे इसको सम्मान देने के लिए आगे चल के इन दोनों महाद्वीपों का नाम अमेरिको के नाम पे अमेरिका पड़ गया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। आज अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं, पॉलिटिकल मैप देखते हैं, तो उसमें आपको इस तरीके की तस्वीर नजर आती है। ये है हमारा भारत जो कि एशिया में पड़ता है, और उसके बाद आप इधर आएंगे तो आपको अफ्रीका नजर आएगा, ये यूरोप नजर आएगा, और इधर आपको ये अमेरिकी महाद्वीप नजर आएंगे जिसमें आपको कई सारे देश नजर आ रहे हैं। कनाडा एक बहुत बड़ा देश है, आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत बड़ा देश नजर आएगा, मैक्सिको नजर आएगा। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सबसे बड़ा देश, और वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, चिले, ये सब देश नजर आते हैं। तो ये तो इसकी ज्योग्राफी है और इस ज्योग्राफी को हम और ढंग से समझते जाएंगे। 7 महाद्वीप हैं पूरी वर्ल्ड मैप में अगर आप देखते हैं तो, जिसमें आपको सबसे बड़ा एशिया नजर आता है, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये देश नजर आते हैं। तो ये महाद्वीप नजर आते हैं।
उसके अलावा अंटार्कटिका भी है जिसको नो मैन लैंड कहा जाता है। तो 6 महाद्वीप में लोग रहते हैं, जिसमें हमारा फोकस होगा इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पे। इसमें सेंट्रल अमेरिका आपको अलग से दिख रहा है, लेकिन ये महाद्वीप नहीं है, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको सेंट्रल अमेरिका कह दिया जाता है। मिडल ईस्ट वाला जो क्षेत्र है ये भी महाद्वीप नहीं है, इस क्षेत्र को मिडल ईस्ट कह दिया जाता है। तो ऐसे करके 7 महाद्वीप हैं जिसमें अंटार्कटिका में लोग रहते नहीं हैं और बाकी 6 में रहते हैं। सामान्यतः नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आप देखते हैं तो यहां से आपको जो क्षेत्र है पनामा इसमस के आसपास का जो क्षेत्र है वहां से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों अलग होते हैं, उनकी बाउंड्री बनती है। पनामा जो देश भी है उसके पास से इसकी बाउंड्री बनती है। इसको आप देखते जाएंगे, एक एक चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का ये पॉलिटिकल मैप है, इसमें आपको सारे देश नजर आएंगे। एक वो देश हैं जो पूरी तरह से स्वायत्त हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सोवरेन हैं, जिनके पास अपनी सारी सत्ता उनके हाथ में है, लेकिन कुछ डोमिनियन स्टेटस वाले देश में हैं जिनके पास पूरी ताकत नहीं है, उनके कुछ फॉरेन अफेयर्स और कुछ मामलों के ऊपर दूसरे देशों का कंट्रोल है। जैसे फ्रेंच गुयाना है तो यहाँ पे फ्रेंच का थोड़ा कंट्रोल रहता है, उनका स्टेटस है। उस तरह से बरमूडा है, उसके ऊपर जैसे ब्रिटेन का थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है। तो उस तरह से कुछ कुछ चीजें, ऐसे कुछ देश हैं जो डोमिनियन स्टेटस में है और कुछ ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से स्वायत्त है। इनकी बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन की जियो स्कीम के अंदर देखा जाए तो अमेरिका को इस तरह से बांटा गया है। एक है नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका तो महाद्वीप है, नॉर्दर्न अमेरिका अलग है, ये इसकी बात हम करेंगे। साउथ अमेरिका जो कि महाद्वीप है, सेंट्रल अमेरिका एक अलग क्षेत्र है, कैरिबियन अलग क्षेत्र है। अब इनके साथ साथ और भी कुछ क्षेत्र हैं जैसे लैटिन अमेरिका, उसकी भी हम बात कर लेंगे। तो इन सभी क्षेत्रों को डिफाइन तो करें कि कौन से क्षेत्र को क्या कहा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लगभग पूरे इंटायरली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? जो इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया और साउथ में है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आ गया। तो नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप को आप देखिए, ये पूरी तरीके से इस इक्वेटर के उत्तर में पड़ता है। तो भूमध्य रेखा के पूरी तरह से उत्तर में पड़ता है, तो ये तो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया। लेकिन अगर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की बात करें, साउदर्न अमेरिका की बात करें, तो ये देखिए इसका कुछ क्षेत्र जो है साउथ अमेरिका का इस लाइन के ऊपर पड़ता है, मतलब नॉर्थ में पड़ता है। तो साउथ अमेरिकी महाद्वीप जो है वो पूरी तरह से इक्वेटर के दक्षिण में नहीं है, उसका कुछ हिस्सा उसके उत्तर में भी है, लेकिन नॉर्थ का पूरा हिस्सा जो है वो नॉर्थ में ही है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला हिस्सा आपको पता चल गया। अब ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का क्या चक्कर है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर आपको पता है कि ग्रीनविच लाइन के जो वेस्ट में है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्ट में है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये अगर नॉर्थ अमेरिका की आप लोकेशन देखें तो वेस्ट और नॉर्थ, तो नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका जो बॉर्डर है वो आर्कटिक ओशन, इस आर्कटिक ओशन से लेके पड़ता है। साउथ में आपको साउथ अमेरिकी महाद्वीप तक पड़ता है, मतलब जो पैनामा से उसके तक पड़ता है। इधर आपका जो कैरिबियन क्षेत्र है वो भी इसी का पार्ट पड़ता है। उसके अलावा इसके इधर की तरफ पैसिफिक ओशन पड़ता है और इधर की तरफ जो है इसके अटलांटिक ओशन पड़ता है, मतलब ईस्ट में अटलांटिक और वेस्ट में पैसिफिक ओशन पड़ता है। ये पूरा क्षेत्र जो है जियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका कहलाता है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और अफ्रीका के बाद। ठीक है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो चौथे नंबर पे पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। यूरोप से कम है इनकी पॉपुलेशन, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाद चौथे नंबर पे इसकी पॉपुलेशन है। नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 जो हैं वो सॉवरेन कंट्रीज हैं, मतलब इंडिपेंडेंट हैं एक किसी से भी, और वो पूरी तरह से अपने हिसाब से सरकारें चलाते हैं। उनकी पॉलिटिकल कंट्रोल कंप्लीटली उनके हाथ में है। इसके अलावा कुछ दर्जनों ऐसे कंट्रीज हैं, ऐसी नॉन सॉवरेन टेरिटरीज हैं जो दूसरे देशों को बिलोंग करती हैं। छोटे छोटे आयरलैंड हैं जैसे बरमूडा, अरूबा और सैमस आयरलैंड जो कि जैसे अलग अलग जगहों का पड़ता है। ग्रीनलैंड हुआ, पोर्टो रिको हुआ, ये अलग अलग देशों के ओवरसीज टेरिटरी है। तो ये आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखिए जिसमें आपको ग्रीनलैंड दिख रहा है, इतनी बड़ी टेरिटरी, लेकिन डेनमार्क को बिलोंग करती है। और यहाँ पे कुछ कुछ जैसे क्षेत्र हैं जैसे बरमूडा, ये यूके को बिलोंग करती है। ऐसे कई छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो कि पूरी तरह से सोवरेन नहीं है, लेकिन 23 ऐसे देश हैं जो कि यहाँ पे सोवरेन हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, जमाइका, एल सल्वाडोर, क्यूबा, ये सारे देश पड़ते हैं, बारबाडोस वगैरह। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको क्या क्या नजर आ रहे हैं कि ये कैरेबियन क्षेत्र भी नजर आ रहे हैं, मैक्सिको भी नजर आ रहे हैं,
और यूएसए और कनाडा ये सब तो नजर आते ही आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब नॉर्दर्न अमेरिका की भी बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका जो है उसको सामान्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एक है नॉर्दर्न अमेरिका, एक है कैरेबियन और एक है सेंट्रल अमेरिका। अब ये तीनों क्षेत्र क्या है? नॉर्थ अमेरिका तो पूरा महाद्वीप है जिसको हम 3 भागों में बांट रहे हैं, नॉर्दर्न, कैरेबियन और सेंट्रल। अब नॉर्दर्न क्या है? नॉर्दर्न को आप समझिए कि मैक्सिको से जो ऊपर ऊपर का जो क्षेत्र है वो लगभग सारा जो है वो नॉर्दर्न अमेरिका का हिस्सा है। तो बर्मुडा, कनाडा, ग्रीनलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेंट पियर्स और मिक्विलोन, ये सब जो क्षेत्र हैं ये नॉर्दर्न अमेरिका का हिस्सा है। मतलब नॉर्थ अमेरिका यहां तक होता, लेकिन नॉर्दर्न अमेरिका जो है वो मैक्सिको से ऊपर ऊपर का क्षेत्र है। अब नॉर्दर्न अमेरिका और लैटिन अमेरिका को मिलकर पूरे नॉर्थ और साउथ अमेरिकी महाद्वीप बन जाते हैं लगभग। तो हिस्सों को बांटने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग स्टडी करने का तरीका है, क्लासिफिकेशन करने का तरीका है। इसका मतलब इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ता इनकी जनता पे, लेकिन नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हो गया और नॉर्दर्न अमेरिका एक स्पेसिफिक क्षेत्र है जो मैक्सिको के नॉर्थ में पड़ता है। सेंट्रल अमेरिका कौन सा है? सेंट्रल अमेरिका जो है ये सेंटर में पड़ने वाला पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो सेंटर में पड़ता है वो वाला हिस्सा है। इसमें 7 देश आते हैं, इसमें बेलीज आता है, कोस्टा रिको आता है, एल सल्वाडोर आता है, ग्वाटेमाला आता है, होंडुरस आता है, पनामा आता है, निकरगुआ आता है। ये जो 7 देश हैं ये सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ हिस्से जो हैं वो इनमें कैरिबियन क्षेत्र में तो नहीं, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, कुछ क्षेत्र जो है साउथ में आते हैं। स्पेसिफिकली बात करें इससे इधर ही पड़ता है साउथ अमेरिका, तो पैनामा से ऊपर ये, वैसे ये जो सेंट्रल अमेरिका है ये पूरा नॉर्थ अमेरिका में ही आता है, लेकिन फिर भी इसको सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है क्योंकि वैसे सेंटर में पड़ता है, दोनों के बीच में जो बड़ी लैंड मास है उनके सेंटर में पड़ता है, इसीलिए इसको सेंट्रल अमेरिका कह दिया जाता है। उसके बाद जो है इसको अगर हम पॉलिटिकली देखेंगे, पॉलिटिकल मैप इसका देखेंगे तो आपको ये देश अलग अलग नजर आ जाएंगे। ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकरगुआ, कोस्टा रिको, पनामा, ये सब नजर आएंगे। यहाँ पे पैनामा कैनाल है और पैनामा इस्मस है, जिसकी वजह से ये जो लाइन एक तरह से जो ड्रॉ होती है पैनामा के बाद वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग भी करती है। तो पैनामा यहाँ पे एक ज्योग्राफिकली लोकेशन के आधार पे काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों महाद्वीपों को अलग करता है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को। अब कैरेबियन क्षेत्र कौन सा है उसकी भी बात कर लेते हैं। कैरेबियन वो क्षेत्र है जो कि कैरेबियन सी के आसपास के क्षेत्रों में बसा हुआ है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के साउथ ईस्ट में है, नॉर्थ अमेरिका के साउथ ईस्ट में है, सेंट्रल अमेरिका के ईस्ट में है और साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है। इसमें तकरीबन 700 के आसपास आइलैंड्स हैं। ये कैरेबियन सी दिख रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा है ये कैरेबियन सी है और कैरेबियन सी के आसपास के जितने भी आइलैंड्स हैं उनको सभी को कैरेबियन कंट्रीज कहा जाता है। कैरेबियन सी के आसपास के क्षेत्र है ना, इसीलिए। तो इसमें तकरीबन 700 के आसपास आइलैंड्स हैं। इसमें अलग अलग सॉवरन कंट्रीज हैं और कुछ ओवरसीज टेरिटरीज हैं कुछ देशों की, कुछ जो कॉलोनियल देश थे उनकी यहाँ पे जो है सॉवरन, नॉन सॉवरन जो जगह है वो है जो जहाँ पे कुछ स्वायत्तता इनको मिली हुई है, लेकिन ज्यादातर उनके जो ऊपर के जो कंट्रीज हैं उनके हाथ में है। तो यहाँ पे बहुत सारे देश आपको नजर आएंगे और इनमें आपको देशों में अगर देखें तो बहुत सारे देश आपको नजर आते हैं। इनके नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बहमास है, क्यूबा है, डोमिनियन रिपब्लिक है, हैती है, जमाइका है, ये सारे देश आपको यहाँ पे नजर आते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे देश नजर आएंगे जो कि कॉलोनियल पीरियड में अलग अलग लोगों के हाथ में थे। कोई स्पेन के हाथ में था, कोई फ्रांस के हाथ में था, कोई डेनमार्क के हाथ में था, कोई डच लोगों के हाथ में था। तो अलग अलग क्षेत्र आपको नजर आएंगे और बहमास वो क्षेत्र है जहां पे सबसे पहले पहुंचा था वास्को डी गामा। और इसी जगह पे एक और फेडरेशन आती है, वेस्ट इंडीज फेडरेशन, जिसका नाम आपने सुना होगा। वेस्ट इंडीज की टीम आपने सुनी होगी, क्रिकेट खेलने वाली टीम। तो वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश नहीं है, ये एक फेडरेशन हुआ करती थी, अब नहीं है, बहुत कम समय के लिए 1958 से 1962 के बीच में ये एक फेडरेशन हुआ करती थी सॉरी। और ये फेडरेशन किन के बीच में थी? जो कैरेबियन आइलैंड्स के ऊपर ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनके 10 छोटे छोटे आइलैंड्स के बीच में एक फेडरेशन थी। और ये फेडरेशन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही स्टैब्लिश करी थी। आपको पता होगा कि 20वीं सदी तक कई सारी जो जगहें थी कैरेबियन सी के आसपास की वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, उनकी कॉलोनीज के तौर पे थी। धीरे धीरे इन कॉलोनीज में आज़ादी की मुहिम चली और ये देश जो है आज़ाद होना चाहते थे।
तो कुछ देशों को तो यहाँ पे आज़ादी पूरी तरह से मिल गई और कुछ कैरिबियन सी के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर आज भी ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस है। तो वो उनकी एक तरह से ओवरसीज टेरिटरी मान लीजिए या उनकी डोमिनियन कंट्रीज मान लीजिए, तो वो आज भी हैं। लेकिन ये वेस्ट इंडीज फेडरेशन जो है ये उस दौर में थी और ये 12 देश जो हैं उसके पार्ट थे। इनका आपको पता होगा, जैसे जमाइका है, जमाइका से उसेन बोल्ट आते हैं और क्रिस गेल आते हैं, नाम सुने होंगे आपने, काफ़ी पॉपुलर जो है स्पोर्ट्स पर्सन है वो। तो यहाँ से कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी आते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर जगह है। और यहाँ पे आपको कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स नजर आएंगे। इसको वेस्ट इंडीज फेडरेशन कहा जाता है, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई फेडरेशन थी, बहुत कम समय के लिए बनाई थी। वेस्ट इंडीज के अगर देशों की बात करें तो ये आपको दिखेंगे जमाइका, ट्रिनिडाद टोबागो, बारबाडोस, एंटीगुआ, और ये 10 देश हैं, सेंट विंसेंट समेत। तो ये 10 देश हैं और इसके अंदर अलग अलग जगहों पे फेडरल सिस्टम चलता है और इन देशों के बीच में अपनी लोकल गवर्नमेंट भी है, इनकी खुद की ऑटोनॉमी भी है अपने आप। कईयों के जो फॉरेन अफेयर्स और इकोनॉमिक पॉलिसी जो है और डिफेंस के मैटर जो है वो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ पे होते थे, शेयरिंग भी होती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ तो एक दूसरे से मतलब बहुत हद तक जो है वो स्वायत्त हो गए हैं, ज़्यादा पॉलिटिकल एक दूसरे के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक फेडरेशन तो है। अब बात करते हैं साउथ अमेरिकी महाद्वीप की। साउथ अमेरिका क्या है? अगर एक टर्म के आधार पर देखा जाए तो एक महाद्वीप है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, जिसकी अगर एरिया वाइज देखें तो ये 17.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मोस्टली ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन कंप्लीटली नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्वेटर के ऊपर भी नॉर्थ में भी कुछ हिस्सा इसका है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये साउथ अमेरिका में है, लेकिन इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ता है। तो मेनली अगर हम देखें इस महाद्वीप की लोकेशन को तो ये कहाँ पे पड़ता है? ग्रीनविच रेखा के तो वेस्ट में पड़ता है, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो है, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है, कंप्लीटली नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा इसका नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है। ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये है इसकी लोकेशन। इस लोकेशन को अगर आप देखें तो ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है वो पैनामा इस्मस के पास से ही एक दूसरे से अलग होते हैं, जिससे हम ये देख सकते हैं कि पनामा इस्मस जो है, इस्मस क्या होता है? बेसिकली दो पानी के बड़े जो हिस्से हैं उनको अलग करता है। किससे? एक लैंड स्ट्रिप से, एक पट्टी जो होती है, पतली पट्टी, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कैरिबियन सी है, इधर गल्फ ऑफ पनामा है। तो इन दोनों को ये जो लैंड मास है ये अलग करता है और पतली पट्टी है, यहीं से जो है आप देख पाते हैं कि पनामा के पास से दोनों महाद्वीप अलग होते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये क्लियर हो गया होगा। साउथ अमेरिका में 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं और कुछ वैसी ही टेरिटरीज हैं, डिपेंडेंसीज हैं, कुछ ओवरसीज टेरिटरीज हैं दूसरे देशों की, जो कि आइलैंड्स हैं, जैसे फ्रेंच गुयाना वगैरह है, ये फ्रांस का डिपार्टमेंट है। फाल्कन आइलैंड है जो कि ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है, और गैलापागोस आइलैंड जो है वो इक्वाडोर का प्रोविंस है। तो इस तरह से कुछ और टेरिटरीज भी हैं यहाँ पे, लेकिन 12 यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्रीज आपको नजर आएंगे। अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, चिले, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये आप यहाँ पे मैप में देख भी सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राजील है, जिसकी राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजील का पूरा इतिहास मैं आपको अभी रिसेंटली पढ़ा चुका हूँ, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इतिहास में मैंने बहुत सारे वीडियोस कवर करे हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये साउथ अमेरिका हो गया। अब बात आती है लैटिन अमेरिका की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और कई बार लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि लैटिन अमेरिका क्या है। लैटिन अमेरिका में आता क्या है? लैटिन अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका का भी कुछ हिस्सा आता है, पूरा कैरेबियन आता है, हिस्सा आता है, सेंट्रल अमेरिका आता है, और पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आता है। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा हो गया। तो मैंने आपको जब मैप में बताया था नॉर्थ अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका, तो अगर नॉर्दर्न अमेरिका को, नॉर्दर्न को अगर हटा दिया जाए तो बाकी बचा हुआ सारा हिस्सा ही लैटिन अमेरिका का है। और ये लैटिन अमेरिका जो है ये वो जगह है जहां पे लैटिन भाषा सामान्यतः बोली जाती थी। और लैटिन भाषा एक, आप जानते हैं, यूरोपियन लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज है। वैसे तो वहां से कई सारी लैंग्वेजेस निकली हैं। लैटिन से बहुत सारे शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के भी बने हैं। तकरीबन 45% जो अंग्रेजी है वो लैटिन भाषा से बनी है, ऐसा आपको पता ही होगा। उसके अलावा स्पेनिश, पुर्तगाली और ये सब भाषाएं बोली जो है लैटिन से निकली हैं। तो जहां तक स्पेन का एम्पायर था सामान्यतः, जो कि आप जानते होंगे कि मैक्सिको तक था, तो
नॉर्थ अमेरिका में जहां तक स्पेन का एम्पायर था वहां से लेके दक्षिण अमेरिका में जहां तक था वो पूरा क्षेत्र ही लैटिन अमेरिका है। हालांकि इस क्षेत्र के अंदर फ्रांस की कॉलोनीज भी आई हैं, कुछ यहाँ पे डच की कॉलोनी भी आई हैं और बहुत बड़ी पुर्तगाल की कॉलोनी भी आई है, लेकिन फिर भी ये सारा हिस्सा लैटिन अमेरिका का है। और कैरेबियन जो सी के आसपास का क्षेत्र है जिसको कैरेबिया कहा जाता है वो भी लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। तो क्या कहेंगे इसको, मैक्सिको की टेरिटरी, सेंट्रल अमेरिका की टेरिटरीज और पूरा साउथ अमेरिका और कैरेबिया, ये सारा हिस्सा ही क्या है, ये है लैटिन अमेरिका, जहां पे रोमांस लैंग्वेज बोली जाती है, रोमन लैंग्वेज बोली जाती है। रोमांस लैंग्वेज का मतलब है रोमन एम्पायर की लैंग्वेजेस, और रोमन एम्पायर में लैटिन भाषा बोली जाती थी। तो लैटिन से जो भाषाएं बनी हैं, चाहे वो स्पेनिश हो, पुर्तगाली हो, फ्रेंच हो, और कुछ हिस्से तक इंग्लिश भी है, लेकिन इंग्लिश सामान्यतः नॉर्दर्न अमेरिका में ज़्यादा बोली जाती है क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था, और तो वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है। तो लैटिन अमेरिका में सामान्यतः स्पेन और पुर्तगाली भाषा ज़्यादा बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है, लेकिन नॉर्दर्न अमेरिका में सामान्यतः अंग्रेजी भाषा ज़्यादा बहुतायत में बोली जाती है। तो ये लैटिन अमेरिका एक अलग क्षेत्र बन जाता है। कल्चरली ये काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर हैं, बहुत कुछ इनमें सामान्यतः समानताएं पाई जाती है क्योंकि जहाँ जहाँ स्पेन का रूल था वहाँ पर स्पेन ने काफ़ी इनको इन्फ्लुएंस किया। पुर्तगालियों का साथ जो था वो ब्राज़ील वाला क्षेत्र ही था सिर्फ पुर्तगालियों का, तो वहाँ पे पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, पुर्तगीज़ बोली जाती है, लेकिन उनका भी कल्चर काफ़ी सिमिलर है। तो ये वाला जो हिस्सा है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर से हम दक्षिण के हिस्से को मान सकते हैं, वो सारा ही क्या है, ये आपका लैटिन अमेरिका है। और लैटिन अमेरिका के अंदर आपको 2 दर्जन से ज़्यादा देश नजर आएंगे, जिसमें 20-21 तो जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, जिसमें मैक्सिको एक अलग देश हो गया जो नॉर्थ अमेरिका का है, सेंट्रल अमेरिका के 7 देश, साउथ अमेरिका के जो ये 12 देश हैं, ये सारे इसके अंदर आते हैं, और कैरेबिया के भी। तो यहाँ से आप देखिए मैक्सिको, ग्वाटेमाला, और ये होंडुरस, उसके निकरगुआ, कोस्टा रिको, पनामा, ये तो नॉर्थ अमेरिका के पार्ट थे, लेकिन ये भी लैटिन अमेरिका में आते हैं। साउथ अमेरिका के सारे देश इसका पार्ट हैं। उसके अलावा क्यूबा है, पोर्टो रिको है, हैती है, ये सारे देश इसका पार्ट हैं जो कि लैटिन अमेरिका कहलाता है। तो लैटिन अमेरिका को आप इस तरह से देखिए, फिर से मैं बता देता हूँ, लैटिन अमेरिका वो हिस्सा है जहाँ पे स्पेनिश भाषाएं बोली जाती हैं, स्पेनिश भाषा बोली जाती है, पुर्तगाली भाषा बोली जाती है और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और सामान्यतः ये भाषाएं जो हैं इसी क्षेत्र में बोली जाती हैं। कुछ जगह पे आपको नॉर्थ अमेरिका में भी देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के लुजियाना वाले क्षेत्र में भी फ्रेंच लोगों ने रूल किया था और वहां पे भी उनके डिसेंडेंट्स कुछ तो रहते ही हैं। तो उसको हर एक हिस्से को नहीं देखा जाता, सामान्यतः देखते हैं हम कि स्पेन का रूल मैक्सिको तक था और यहाँ चिले तक था, तो स्पेनिश भाषाएं यहाँ तक बोली जाती हैं। इस पूरे क्षेत्र के अंदर स्पेन का डोमिनेंस था, इस वाले हिस्से में पुर्तगाल का था, यहाँ पे हैती में और इस गुयाना और इस क्षेत्र में जो है फ्रांस का था कुछ डोमिनेंस, यहाँ पे डच का भी था कुछ थोड़ा बहुत डोमिनेंस। तो सामान्यतः इस क्षेत्र को क्या है, लैटिन अमेरिका कह दिया जाता है। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा जियोग्राफिकली कि कौन से क्षेत्र को क्या बोला जाता है। फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊं, ये पूरा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा क्या है, साउथ अमेरिका, यहाँ से नीचे साउथ, ऊपर ऊपर वाला पूरा नॉर्थ। इसमें जो सिर्फ ब्लू कलर का दिख रहा है वो है नॉर्दर्न अमेरिका, ये है नॉर्थ, पूरा है नॉर्थ, और ऊपर ब्लू ब्लू वाला वो है नॉर्दर्न। ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, सेंट्रल अमेरिका, और ये वाला जो क्षेत्र है इसका क्या नाम है, कैरेबियन। और इस कैरेबियन और मैक्सिको, सेंट्रल और साउथ सारे को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, लैटिन अमेरिका। तो सब चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, मैं यही उम्मीद करता हूं। और अब आप अपने दिमाग में ये इमेज बना पाएंगे, जब भी लैटिन अमेरिका की बात होगी तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नीचे का सारा दक्षिणी वाला हिस्सा जो है वो क्या है, लैटिन अमेरिका है। पैनामा से दक्षिण वाला हिस्सा क्या है, दक्षिण अमेरिका है। नॉर्दर्न क्या है, नॉर्थ क्या है, सब क्लियर हो गया होगा ना। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के वेरियस प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। जैसे एप्लीकेशन के साथ आप जुड़ते हैं तो आपको इन वीडियोस की PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही आप सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी परचेस कर सकते हैं बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में। चैट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो, उसका मोस्ट वेलकम है, मैं आपको पर्सनली यहाँ पर रिप्लाई करूँगा। साथ ही अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपको वीडियो लेक्चर्स, साथ में नोट्स और
उनके टेस्ट भी यहाँ पे मुहैया कराए जाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी घर बैठे कर सकें। और सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वहाँ पे भी जुड़िएगा। और वीडियो देखने का आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।